क्या आप जानते हैं पाब्लो एस्कोबार के बारे में, जो दुनिया का सबसे अमीर और सबसे खतरनाक स्मगलर था। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफ़र पर जो सस्पेंस, थ्रिल और खौफ से भरा हुआ है। पाब्लो एस्कोबार जो दुनिया का सबसे खतरनाक और अमीर स्मगलर था, उसकी कहानी जो आपको हिला कर रख देगी। कोलंबिया के एक छोटे से गांव में पैदा होने वाला पाब्लो कैसे बन गया दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान और कैसे दुनिया के 10 अमीर लोगों की गिनती में उसका नाम आ गया। उसकी शुरुआती दिनों से लेकर ड्रग एम्पायर बनने तक का सफ़र जानेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप भी पाब्लो एस्कोबार की ज़िंदगी के छुपाए हुए राज़ों को जानना चाहते हैं और उसकी ज़िंदगी से मिली हुई सीख को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप धनवानी। पाब्लो एस्कोबार का जन्म हुआ था 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के एक छोटे से गांव में। उसके पिता एक गरीब किसान थे और उसकी मां एक स्कूल में टीचर थी। पाब्लो बचपन से ही चालाकियों के लिए मशहूर था। उसने पहली बार चोरी अपने ही गांव के किसी कब्रिस्तान से की थी, जहां उसने मार्बल स्टोन चुराया था और उसे पॉलिश करके रीसेल कर दिया था। पाब्लो का स्कूल रिकॉर्ड ठीक ठाक था, पर उसके अंदर एक बड़ा आदमी बनने की तमन्ना थी जो उसकी पढ़ाई लिखाई से एकदम परे थी। जब उसकी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब हुई तब उसने अपनी स्कूल फीस और फैमिली का गुजारा करने के लिए छोटे मोटे क्राइम करना शुरू कर दिए। पहले कुछ चोरियां की, फिर उसने तस्करी वाला सामान बेचा और लोकल गैंग्स के साथ मिलकर इलीगल एक्टिविटीज़ को अंजाम देना शुरू कर दिया। पाब्लो ने अपनी क्राइम वर्ल्ड की शुरुआत सिगरेट तस्करी से और फेक लॉटरी टिकट्स बेचने से की थी। थोड़े पैसे कमाने के बाद उसने गाड़ियां चुराने में भी अपना हाथ आजमाया। उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन और चालाक दिमाग था जो उसे हमेशा नए नए पैसा कमाने के गलत तरीकों की तरफ ले जाता था। 1970s के शुरुआत में पाब्लो ने ड्रग ट्रैफिकिंग की दुनिया में कदम रखा। उसने पहले लोकल मारिजुना स्मगलर्स के साथ मिलकर काम किया और फिर कोकेन ट्रेड के गेम को समझा। कोकेन जो उस समय यूएसए में बहुत डिमांड में थी, उसके बाद होना क्या था, पाब्लो को अपना कार्टेल बनाने का आइडिया सूझा। उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर कोकेन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस्टेब्लिश कर दिया। जैसे जैसे पाब्लो बड़ा होता गया, उसकी एम्बिशंस और भी बढ़ती चली गई। उसने ड्रग ट्रैफिकिंग की दुनिया में कदम रखा और जल्दी ही कोकेन मार्केट की पोटेंशियल को पूरा समझ लिया। पुराने स्मगलर्स के साथ मिलकर पाब्लो ने अपनी जगह बनाई और अपनी चालाक और कठोर फितरत से ऊपर चढ़ता चला गया। 1979 के अंत तक पाब्लो एस्कोबार ने मेडेलिन कार्टेल बना डाला। यह कार्टेल जल्द ही पूरी दुनिया के कोकेन व्यापार का किंग बन गया। पाब्लो ने यूएसए की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को चकमा देने के लिए इनोवेटिव स्मगलिंग टेक्निक्स अपनाई, जैसे कि एरोप्लेन्स और समुद्री जहाज़ों का इस्तेमाल किया। उसके कार्टेल्स ने यूएस, यूरोप और बाकी की दुनिया में कोकेन सप्लाई करने के नए नए तरीके निकाले और अपने मंसूबों में सफल रहे। 1980s के दौरान एस्कोबार का नाम सबकी दुनिया में सबके ज़ुबान पर था। उसका मेडेलिन कार्टेल पूरी दुनिया में कोकेन सप्लाई कर रहा था। पर आपको पता है कि एस्कोबार ने अपने कॉम्पिटिशन्स को ख़त्म करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए। उसने अपने दुश्मनों को बेरहमी से मरवाया, पुलिस को घूस दी, दूसरे दुश्मन कार्टेल्स में अपने लोगों को डालकर उनके सीक्रेट्स पता लगाए ताकि वो इस गेम में हमेशा आगे रह सके। पाब्लो का प्रभाव और धन बहुत ही तेज़ी से बढ़ता चला गया, मानो पैसे की बाढ़ आ गई हो। उसने पॉलिटिशियंस और पुलिस ऑफिशियल्स को खूब घूस दी ताकि वो अपने कामों को अंजाम दे सके। पाब्लो का केवल एक ही नारा था, प्लाटा ओ प्लामो, जिसका मतलब था पैसा लो या गोली। उसने हर रास्ते से अपने दुश्मनों को बेरहमी से ख़त्म किया और अपना साम्राज्य मजबूत बनाया। बात करें पैसे की तो वो इतना हो चुका था कि उसका नाम दुनिया के 7 सबसे बड़े अमीर लोगों में आ गया था। पैसा सारा डॉलर्स में होने के कारण नोटों की तादाद इतनी भारी थी कि उसने कई ज़मीनें ली और उस पर एक आर्किटेक्ट के नक्शों की मदद से ज़मीनों के अंदर पैसे को गड़वाना चालू कर दिया। जिस पैसे को उसके मरने के बाद में निकाला गया, तब आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि नोटों की गड्डियों को दीमक खा चुकी थी। पाब्लो अपने 2 चेहरों के लिए मशहूर था। एक तरफ तो वो एक खतरनाक तस्कर था जो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मिटा देता था, और दूसरी तरफ मेडेलिन के गरीब लोगों के लिए एक मसीहा था। उसने लोकल कम्युनिटीज़ में स्कूल, पार्क्स और रहने के लिए बहुत सारे मकान बनवाए थे। उसने फुटबॉल ग्राउंड्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी इस्टेब्लिश की थी। मेडेलिन के कई लोग उसको अपना हीरो मानते थे क्योंकि
उन लोगों की ज़िंदगी को बहुत उसने बेटर बनाया था। जैसे जैसे मेडलिन कार्टेल का प्रभाव बढ़ता चला गया, वैसे वैसे कोलंबियन सरकार और डीईए, जिसका मतलब ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशंस के प्रयास भी उनको गिराने के लिए तेज़ हो गए। पाब्लो के रूथलेस टैक्टिक्स, जैसे कि लोगों की हत्याएं, किडनैपिंग और बॉम्बिंग, इनके पास हथियारों की बात करें तो जो सबसे अच्छी मिलिट्री के पास गन्स होती थी वही इनके पास भी होती थी। इन चीज़ों ने कोलंबियन गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया कि वो उसके खिलाफ वॉर डिक्लेयर करे। एक पॉइंट पर पाब्लो ने खुद को सरकार के हवाले करने का फैसला किया, मगर उसके कुछ कंडीशंस थे, जैसे कि उसने अपने खुद के बनवाए हुए जेल में अपना वक्त बिताया, जहां उसके पास सारी लग्जरी फैसिलिटीज़ थी। यह जेल नहीं थी, एक रिजॉर्ट था, और उसमें पाब्लो ने अपने कार्टेल बिजनेस कंटिन्यू रखा। मगर जब सरकार ने उसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश की तब पाब्लो वहाँ से भाग गया। जब पाब्लो के सर पर $10 मिलियन का रिवार्ड रखा गया तो उसकी दुनिया ही उलट पुलट हो गई। गवर्नमेंट, पुलिस और उसके दुश्मन सब उसके पीछे पड़ गए। कोलंबियन सरकार, डीईए और राइवल कार्टल्स के संयुक्त प्रयासों का असर पाब्लो के साम्राज्य पर दिखने लगा। उसकी लेविश लाइफस्टाइल कम होने लगी और काम बेहद ख़राब होने लगा। उसके बाद उसके हर रिश्ते और ऑपरेशंस कमज़ोर होने लगे। ला कैथीड्रल जेल तोड़कर बगावत की इस कहानी का एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, जो पाब्लो की ज़िंदगी को और भी गहन और निराशा भरे फेस को शुरू करता है। पाब्लो का जीवन एक भगोड़े का जीवन बन चुका था। वो हर वक्त पुलिस और सरकार से छुपने की कोशिश करता था। उसकी फैमिली भी उस मुश्किल के दौरान उसके साथ थी। पाब्लो ने कई बार अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग जगह बदली और हमेशा एक कदम आगे रहने की कोशिश की। वो जहाँ जाता था अपने प्राइवेट एरोप्लेन से जाता था, और हर जगह जहाँ पे भी जाता था उसके लग्जरियस फार्म हाउसेस हर जगह होते थे। लास्ट में सरकार और यूएसए के प्रयासों पर नज़र डालते हैं, जो कोलंबियन सरकार, डीईए और राइवल्स ने मिलकर की थी, जिसमें पाब्लो की छुपने की कोशिश को उसके दुश्मनों ने उजागर कर दिया था और पुलिस को लोकेशंस बता दी थी जहां वो छुपकर रह रहा था। जिसके बाद 2 दिसंबर 1993 को पाब्लो एस्कोबार की मौत एक पुलिस शूटआउट में होती है, मेडलिन की छतों पर भागते हुए हुई थी। पाब्लो की मौत के बाद मेडलिन में खुशी मनाई गई। अब आप सोचेंगे कि उसने मेडलिन के लोगों के लिए इतना कुछ किया था तो खुशी क्यों मनाई गई? वजह यह थी कि रोज़ मेडलिन में कार्टेल्स की लड़ाई के कारण जो बेरहम मौतें होती थी, लड़ाई के कारण हजारों लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। मगर कुछ लोग उसकी मौत को एक बड़े शौक के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि कुछ लोग उसको अपना मसीहा मानते हैं। उसकी मौत ने उसके साम्राज्य का अंत किया, मगर उसकी कहानी और उसका प्रभाव आज भी जिंदा है। पाब्लो एस्कोबार की मौत के बाद कोलंबिया और वर्ल्ड पर क्या प्रभाव पड़ा? मेडलिन कार्टेल का तो अंत हो गया, पर उसके बाद जो वैक्यूम बना उसने नए और भी खतरनाक ड्रग माफियाओं को जन्म दिया। कोलंबियन सरकार ने एस्कोबार की मौत के बाद ड्रग ट्रैफिकिंग पर काफ़ी नियंत्रण किया है, मगर नए कार्टेल्स की शुरुआत भी देखने को मिली है। उसकी लीगेसी एक मिक्स पॉलिसी थी, जिसमें एक तरफ तो उसके गंदे काम, दूसरी तरफ उसके सोशल वर्क के कारण उसको आज भी कोलंबिया में याद किया जाता है। यह कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपने सपने पूरे करने के लिए कुछ भी कर सकता था, चाहे उसके लिए कितनी भी जानें क्यों ना लेनी पड़े, चाहे वो किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। लास्ट में मैं अपनी कुछ व्यक्तिगत राय रखना चाहूँगा कि क्या फ़ायदा हुआ ऐसी लड़ाई का, जिसमें वो 7 अमीरों की सूची में तो शामिल हो गया पैसे की दौड़ में, लेकिन हाथ कुछ न लग पाया ज़िंदगी में, न खुद जिया एक अच्छी ज़िंदगी, न खुद के घरवालों को एक सेफ़ लाइफ दे पाया। इतना पैसा होने के बावजूद नोटों को दीमक लग गई या लोगों ने लूट लिया। तो आप ही सोचो, क्या सिर्फ पैसा ही है जो सब कुछ जो ज़िंदगी में चाहिए, जिसके लिए एक आदमी इतने गुनाह कर देता है? मेरा मानना यह है कि पैसा जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए वारदातें की जाएं। आपने ये भी देखा कि कैसे गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी सुकून की ज़िंदगी नहीं बना सकता। सही मायने में मेहनत और ईमानदारी का जो भी पैसा हम कमाते हैं, उससे ही ज़िंदगी को हमेशा एंजॉय करते हैं और उसी से ही अपनी ज़िंदगी शांति से जी सकते हैं। यही सीख मिलती है हमें इस कहानी से। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।